सो एक टॉपिक रह गया था, छोटा सा टॉपिक है, 2 वीडियोस डालूंगी, दोनों देख लेना, जो चीज़ नहीं समझ आएगी मुझे बता देना। सो नाउ हमने पढ़नी है इम्यूनिटी। एक इम्यूनिटी होती है इनेट इम्यूनिटी, जो कि आपको आपके जन्म से मिलती है। एक इम्यूनिटी होती है, इसे हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर टाइप में आया था, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सी, जब आप पैदा होते हो तो एक बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वो किसी तरह के भी बैक्टीरिया से, पैथोजन से अब तक 9 महीने तक माँ के वूम में बहुत ही प्रोटेक्टेड है। तो उसको तो ही हैज़ नो आइडिया और शी हैज़ नो आइडिया ऑफ एनी पैथोजन, बट एक इम्यूनिटी बिल्डअप करके उनको दी जाती है। ठीक है, ये इम्यूनिटी किसी के प्रति स्पेसिफिक नहीं है, दिस इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जो हर एक के साथ लड़ेगी, जो कि कमज़ोर इम्यूनिटी है। ठीक है, एक इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो वो बच्चा जिस पैथोजन के साथ डील करता जाएगा उसके प्रति उसकी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, कुछ सिस्टम्स एक्वायर करती है। कि एक्वायर होता है जब हम किसी चीज़ को समझते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्वायर इम्यूनिटी। तो ये 2022 का क्वेश्चन है, दैट इज़ योर एक्वायर इम्यूनिटी, जिसे आप बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। सो क्वेश्चन वॉज डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। यहाँ पे आप वीडियो देख लो, स्कूल में आके हम इसको रीड कर लेंगे। कईयों ने रीड किया हुआ है, कईयों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उनके लिए एक डबल हो जाएगा। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यहाँ मैं इसको बोलती हूँ अडेप्टिव डिफेंस। तो नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क इन दिस डिटेल, बट मैंने अपने लिए एक समझ के लिए कि बच्चे को एक ईजी तौर पे समझ आए, तो मैंने ये पढ़ा है, यहाँ बनाया है मैंने। सो आप इसको प्लीज़ एक पेंसिल और कॉपी लेके बैठो, अदरवाइज इट इज़ ऑफ नो यूज़। यू आर लिसनिंग, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। अडैप्टिव इम्यूनिटी। सो सपोज करो फॉर द फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन किसी की बॉडी में एंटर कर रहा है, तो वो पैथोजन इज एन एंटीजन। एंटीजन इज व्हाट? इट इज अ फॉरेन particle. It could be bacteria, it could be virus, anything which is invading inside your body is pathogen. It could be virus, it could be bacteria, it could be anything. ठीक है, सो मान लीजिए, आई एम टॉकिंग अबाउट, मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बड़ा खुश है कि इसने हमारी बॉडी में इन्वेड किया। नाउ दिस बैक्टीरिया इज इन्वेडिंग द फर्स्ट टाइम, ये एक बैक्टीरिया पहली बार इन्वेड कर रहा है। ठीक है, समझ आया व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन कुड बी वायरस, कुड बी एनी फॉरेन पार्टिकल जो तुम्हारी बॉडी में एंटर करेगा, वो आपका एंटीजन है। अब ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है और आपकी बॉडी को पहली बार इसका पता चला है, उसको तो वो तो बॉडी में इसको कभी देखा नहीं, तो बॉडी एक्वायर करेगी ना। जब पहली बार किसी चीज़ को एक्वायर करना है, इट विल टेक टाइम एंड ग्रेजुअली वी डेवलप समथिंग। तो वो तो ग्रेजुअल प्रोसेस है, उसमें धीरे धीरे टाइम लगेगा। सो ये बैक्टीरिया, इसमें हमारे पास 2 तरह की इम्यूनिटी है हमारी बॉडी में। एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, CMI बोलते हैं इसको, और टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं इसको। दूसरी इम्यूनिटी है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल का मतलब होता है जो ब्लड में हो, जो फ्लूइड में हो। ह्यूमोरल का मतलब होगा फ्लूइड में। ठीक है, सो बैक्टीरिया इज एन एंटीजन। बैक्टीरिया क्या है? आपका एंटीजन है।
और मान लो कि आपका ये बैक्टीरिया है, मैं बना रही हूँ ये रेड कलर ब्लैक कलर में, इसके ऊपर ये छोटे छोटे एंटीजन रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? एंटीजन डिटर्मिनेट्स होते हैं, समझे? अब ये एंटीजन है, अब ये मेरी बॉडी में एंटर कर गया। वेर इट इज़ एंटरिंग योर बॉडी, तो सबसे पहले आई एम गोइंग, मैं एक एक करके पढ़ूंगी, तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। अब बॉडी क्या करती है, वो आ गया। अब सबसे पहले अगर हमारे स्कूल में कोई एंटर करता है तो सुभाष जी वहाँ पे खड़े होते हैं, गार्ड्स वहाँ पे खड़े होते हैं, वो आपको आपको आपका पूरा चेक करते हैं, गार्ड चेक करता है। सबसे पहली ड्यूटी होगी वो गार्ड चेक करने की। अगर कोई बंदा सही नहीं है या कोई बच्चे ने गलत कुछ किया हुआ तो हम बच्चे को वहीं पे पकड़ लेते हैं। यहाँ तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो बच्चे को पकड़ के वापस भेज दो, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। हम बच्चे को पकड़ते हैं, हम बच्चे को आगे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो गार्ड हो गया वो एक तरह का क्या हो गया, एक ऐसा सेल जो उसको पकड़ेगा और आगे ऑफिस में ले जाए, चाहे नेहा मैम के पास लेके जाए, पर लेकर जाएगा। तो यहाँ पे गार्ड ने क्या किया कि जो आपका फैगोसाइट आया, तो फैगोसाइटिक सेल क्या करेगा, इंगल्फ करेगा। फैगोसाइटिक सेल का मतलब होता है जो सेल किसी चीज़ को इंगल्फ करे, दैट इज फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल क्या करेगा, इंगल्फ करेगा किसको, पैथोजन को। तो ये जो पैथोजन आया दैट इज़ योर बैक्टीरिया, इसको क्या करेगा, इंगल्फ कर लेगा, ठीक है। और ये जो फैगोसाइटिक सेल है बॉडी का, ये कैसा हो गया, इट इज़ इन्फेक्टेड सेल। ये सेल क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया। अब ये फैगोसाइटिक सेल है, नहीं कि खत्म करके सुभाष इसको डांट के वापस भी भेज सकते हैं, बट नहीं। व्हाट सुभाष इज गोइंग टू डू, इफ समबडी इज गोइंग टू एंटर इनसाइड योर प्रीमिसेस, उसकी ड्यूटी बन गई कि वो अगर सिस्टम को, अगर इस सिस्टम में नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है तो उनको तो किसी को तो बताना पड़ेगा ना। वो क्या करेंगे, वो नेहा को बता देंगे, नेहा मैम को बता देंगे या ऑफिस में बता देंगे, बट वो किसी ना किसी को इंटीमेट कर देंगे ये चीज़ आ चुकी है, अगर ऐसा दोबारा होता है तो तैयार रहना। तो ये फैगोसाइटिक सेल इसको फिनिश नहीं करना, दिस फैगोसाइटिक सेल विल नॉट फिनिश बैक्टीरिया। ये एक तरह से क्या करेगा, एक रिप्रेजेंटिंग बन गया। मतलब मान लो कि आपका फैगोसाइटिक सेल है, और ये ब्लैक कलर का बैक्टीरिया है जो अंदर आ गया है, ठीक है, दिस इज योर बैक्टीरिया। ये पैथोजन अंदर आ गया और ये ब्लू वाला इज योर फैगोसाइटिक सेल। समझे? अब ये इसको क्या, या तो खा जाए, बट खाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। ये क्या करता है, इसको पता है मुझे सिस्टम को नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार रखना है, तो ये क्या करता है, ये एक रिप्रेजेंटर बन गया, ठीक है। तो ये इसको पकड़ लेगा, मतलब चोर को पकड़ा हुआ है कि भी अभी नहीं, अभी हम तेरी पूरी सिस्टम में एक मेमोरी भेज देते हैं सो दैट नेक्स्ट टाइम तू आएगा तो तेरे को वहीं पे ख़त्म कर देंगे। समझे? इसको ड्रॉ कर लेना साथ साथ, ठीक है। मैं इसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी दिस फैगोसाइट विल एक्सप्रेस एंटीजन। ये फैगोसाइट क्या करेगा, ये फैगोसाइट क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा एंटीजन को। एंटीजन मतलब जो आपने बैक्टीरिया पकड़ लिया उसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब कोई आपसे पूछेगा कि कौन कौन रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आप बस उनको ये बता दीजिए, फॉर एग्जांपल डेंड्राइट सेल्स, ये भी एक तरह का मैक्रोफाज है। फॉर एग्जांपल मैक्रोफाजेस, ठीक है। नाउ दिस, अब ये क्या करेगा, अच्छा जी हमने नेहा मैम तक किसी बच्चे को पहुंचा दिया, अब यहाँ तो नेहा मैम उसको वापस पलट दें, है ना, मैंने लिख लिया डन, बट ऐसा नहीं होता। एक सिस्टम होता है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको लिखवा लेते हैं, या हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि अगर ये दोबारा इस सिस्टम में दोबारा कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो हम क्या करेंगे, पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना। अगर दोबारा कुछ हुआ तो चलो सुभाष जी को या नेहा मैम को पता होगा कि ये चीज़ बच्चे ने पहले ऑलरेडी कर दी हुई है, तो हमें इस तरीके से इसका मेजर, हर बच्चे का अपना एक तरीका होता है हैंडल करने का। अंडरस्टूड? अब ये जो डेंड्रिक सेल
या मैक्रोफाज है, ये क्या करेगा, ये हो गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये क्या हो गया बेसिकली, ये हो गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करता है, ये CD4 टी सेल्स को एक्टिवेट करता है ना। व्हाट इज CD4 टी सेल्स? CD4 टी सेल्स को आप कहीं पे फुल फॉर्म लिख लीजिए, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन नाम है इसका पूरा, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, CD4 टी सेल्स के पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। देखो अब जो भी कुछ भी डिस्प्यूट हुआ, इट इज़ नॉट गोइंग टू कम टू मी, बिकॉज मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जिसके प्रति कंपैटिबिलिटी है, जो वो काम संभालता है, वो वही करेगा। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स CD4 सेल्स, मेजर का मतलब हो गया बड़ा, हिस्टो हो गया टिश्यू, कंपैटिबिलिटी हो गया दोनों की कंपैटिबिलिटी। तो MHC मॉलिक्यूल्स होते हैं, MHC1 MHC2, ये आपको याद रखने हैं, ये सरफेसेस पे होते हैं। और जो MHC1 मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, इसके सरफेस पे है, इस पे आएगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा और ये CD4 टी सेल्स को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। क्या कर देगा, CD4 टी सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। CD4 टी सेल्स, तो एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल ने क्या किया, देखो क्या हुआ, ये आता है इसके पास, ही कहता है मुझे रिकॉग्नाइज करो। पर रिकॉग्नाइज कैसे करना है, रिकॉग्नाइज करने के लिए यू मस्ट हैव समथिंग कंपैटिबल। तो पहले चेकिंग होगी ना, कंपैटिबिलिटी आपको पता है ना, कि कंपैटिबल भी है कि नहीं है। तो ये कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इनके बॉडी के सरफेस पे हुआ, वो रिकॉग्नाइज, अच्छा डन जी ठीक है, आप अपना काम शुरू करिए। ये CD4 टी सेल्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये CD4 टी सेल्स क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, नेक्स्ट टाइम यू मस्ट मेमोराइज द पैथोजन, कि भाई याद रखो, अगर ये आएगा तो इतना सारा नहीं करना है, हमें पहले से ही याद रखना है। तो ये बेसिकली क्या एक्टिवेट कर देगा, ये एक्टिवेट कर देगा मेमोरी हेल्पर टी सेल्स। नाम से पता चल रहा है, मेमोरी हेल्पर टी सेल्स। ये सेल्स क्या करेंगे, एक तरह से TM सेल्स हुए, ये क्या करेंगे, याद रखेंगे। जब बोलेंगे याद रखो भाई, ये सिस्टम में आया था, ये बैक्टीरिया है, ऐसा दिखता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज फॉर रिमेंबर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ये याद रखने के लिए, दिस इज टू रिमेंबर आइडेंटिटी। ठीक है, दूसरी तरफ एक और सेल एक्टिवेट हो जाएगा, यही एक्टिवेट करेगा, दैट इज योर CD8 नाइव सेल। नाइव का मतलब होता है न्यू। CD8 इज क्लस्टर डिफरेंशिएशन 8, और ये क्या करता है, देखो याद करना तो ठीक है, बट जो आ गया सिस्टम में उसको याद तो कर लिया, उसको ख़त्म भी तो करना है। CD8 नाइव सेल क्या करेगा, ये किसको एक्टिवेट कर देगा, मेमोरी साइटोटॉक्सिक सेल को। किसको याद रख, मेमोरी साइटोटॉक्सिक सेल को, फॉर फ्यूचर इन्फेक्शन। इसके अलावा CD8 क्या करेगा, CD8 साइटोटॉक्सिक सेल्स, TC सेल को एक्टिवेट करेगा, जो क्या करेगा, बैक्टीरिया को क्या करेगा, किल करेगा। इट इज गोइंग टू किल द बैक्टीरिया, जो अभी वाला बैक्टीरिया है। सो व्हाट हैपन, एंटीजन एंटर हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इम्यूनिटी, फिर हम इसकी बात करेंगे। ये एक्टिवेट क्या करेगी, मैक्रोफाज पहले उसको पकड़ लेगा, अच्छा हमने पकड़ लिया। फिर ये क्या करेगा, CD4 और CD8 नाम के सेल्स को एक्टिवेट करेगा। इनके ऊपर MHC मॉलिक्यूल्स होते हैं, दिस इज फॉर MHC1, इस पे MHC1 होता है, दिस पे MHC2 होता है। और डिटेल में जाएंगे आगे, पहले इतना समझ लो। CD4 सेल्स क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं। अच्छा ये मेमोरी करने से क्या होगा, वो तो अंदर एंटर है, उसको मारना भी तो है। CD8 सेल कहते हैं कोई ना, मैं दोनों काम करता हूँ। मैं अगर फ्यूचर में कभी आता है तो मैं इसको ऐसे सेल्स बना के रखता हूँ, तो जैसे ही अंदर आएगा उसको क्या करेगा, साइटोटॉक्सिक, उसको मार देगा। अच्छा कहते हो तो फ्यूचर के लिए, अभी क्या करें, अभी के लिए साइटोटॉक्सिक सेल है जो क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को किल कर देंगे। अंडरस्टूड,
और नॉट अंडरस्टूड। तो इस तरीके से ये फर्स्ट रिस्पॉन्स है, बट ऑब्वियस इतना कुछ बनने में समय लगता है। दैट इज़ वाई जो प्राइमरी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो वक्त लेते हैं। क्यों? क्योंकि पहले इसको एक्टिवेट करना है, फिर इसको एक्टिवेट करना है, फिर इसको एक्टिवेट करना है, फिर इसको करना है, इसको करना है। दैट इज़ वाई प्राइमरी रिस्पॉन्सेज ऑलवेज टेक टाइम। अगर ये बैक्टीरिया सेकेंड टाइम आएगा तो ये सबकी तो ज़रूरत ही नहीं है, ये भी प्रोसेस हो चुका है, ये भी प्रोसेस हो चुका है। जैसे वो एंटर करेगा ये ऑलरेडी तैयार है, ये भी तैयार है, ये भी तैयार है, ये भी तैयार है, किसी भी ढंग से इट विल नॉट, बॉडी विल नेवर, सेकंड रिस्पॉन्स तभी तो इतना मजबूत होता है। डिपेंड करता है पैथोजन कैसा। अगर पैथोजन बहुत ही तगड़ा है, हर बार अपने आप को चेंज कर रहा है, जैसे कोविड है, तो मुश्किल हो जाती है। बट जो पैथोजन्स जो पैथोजन्स वीक होते हैं, जो पैथोजन्स बॉडी टैकल कर सकती है, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में बॉडी उसको सेकेंड टाइम एंटर करने नहीं देती है। ठीक है, अभी मान लीजिए सेकेंड टाइम, चलो अब इस पे आ जाते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी पे। ह्यूमरल इम्यूनिटी को मैं पर्पल से कर देती हूँ। दिस इज ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में हमारे पास होते हैं बी सेल्स इन्वॉल्व। यहाँ पे कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं? टी सेल। दिस इज बी सेल इम्यूनिटी। तो इसके ऊपर आपके पास एंटीबॉडीज होते हैं, दे वर्क थ्रू एंटीबॉडीज। दीज आर योर एंटीबॉडीज, ऐसी होती है, ठीक है, कुछ ऐसी होती है। दीज आर योर एंटीबॉडीज। और ये तुम्हारा बी सेल। गॉट इट? नाउ दिस बी सेल एक बात हमेशा याद रखना, बाय चांस एन एंटीजन activates the antibody of a B cell। ठीक है, तो एंटीजन आएगा, वो बी सेल के ऊपर एंटीबॉडीज पे रखेगा, फिर ये मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज जो है वो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। देयर इज एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, मतलब हमारे अंदर कितनी तरह की एंटीबॉडी होती है वो हम देख लेंगे। तो जैसे मान लो ये एंटीजन आया और ये एंटीजन अभी इस मैं इधर जा रही हूँ, सो ये बी सेल है, दिस इज मेम्ब्रेन एंटीबॉडी, उनकी मेम्ब्रेन पे जो एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। और ये एंटीबॉडी पे आकर आपका एंटीजन, ब्लैक कलर से बनाया था ना मैंने, एंटीजन आके लग गया एंटीजन, तो दिस इज योर एंटीजन। दिस ब्लू वाला इज योर एंटीबॉडी, ठीक है। सो दिस इज एंटीजन, दिस इज एंटीबॉडी। जैसे बी सेल पे वो एंटीजन लगेगा, देखो दोनों काम हो रहे हैं, वो वाली भी स्टार्ट होगी, ये वाली भी स्टार्ट होगी, ठीक है। बट पहले वो वाला काम करेगा क्योंकि मैक्रोफाज आएगा, उसको पकड़ेगा, उसके बाद रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये इसमें से कुछ सम बिकम मेमोरी सेल्स, मतलब उसको भी याद रखना है, और सम बिकम मेमोरी सेल्स मतलब बहुत सारे एंटीबॉडीज जो इसको देख के प्रिपरेशन होगी, बहुत सारी बन जाएंगी। और कुछ क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे काम। दिस इज़ योर प्लाज्मा सेल, ठीक है, और इफेक्टर सेल। कुछ अब इफेक्टर हो जाएंगे जो अभी काम करेंगे, जिसे हम इफेक्टर सेल या प्लाज्मा सेल बोलते हैं। और ये इम्यूनिटी के प्रति क्या करेंगे? फाइट करेंगे, ठीक है, फाइट करेंगे किसके प्रति? अगेंस्ट बहुत सारी एंटीबॉडीज जो हैं वो बना लेंगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी में दो चीज़ें काम कर रही है, दो फ्रंट्स काम कर रही है। एक फ्रंट है ये वाला और एक फ्रंट है ये वाला। ये वाला फ्रंट विल टेक लिटिल टाइम, एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगता है। वो वाला फ्रंट सबसे पहले काम करने आता है। अब मान लो, ठीक है,
अभी सपोज करो ये फर्स्ट, तो देखो दैट इज़ वाई प्राइमरी रिस्पॉन्सेज आर ऑलवेज लेट, प्राइमरी रिस्पॉन्सेज में टाइम लगता है। अब जब सेकंड टाइम ही आएगा, मान लो ये सेकंड टाइम आ रहा है, तो सेकंड टाइम में क्या होगा, देखो सेकंड टाइम में ये सारा प्रोसेस नहीं होगा, है ना। सेकंड टाइम में ये जो है ना, सेकंड टाइम में क्या होगा, अब ये जो हेल्पर मेमोरी सेल्स होते हैं, जैसे जैसे केमिकल स्टिमुलेशन मिलती है, मतलब जैसे ये क्या करता है, मेमोरी सेल्स क्या करता है, नेहा मैम ने एक बच्चे को नाम लिख लिया और उसने सुभाष जी को बोल देना पहले से ही, सुभाष जी देखना, ये अंदर आना नहीं चाहिए। ये हेल्पर सेल्स हर फ्रंट, मतलब पहला डिफेंस, दूसरा डिफेंस, ये हर जगह कोशिश करते हैं कि हम पहले से ही रोक लें। अगर पहला फेल होता है तो सेकंड भी रखेंगे, सेकंड फेल होता है तो थर्ड भी रखेंगे। बॉडी बहुत चालाक होती है। तो ये पहले से ही मेमोरी हेल्पर टी सेल्स क्या बोल के रखते हैं, ये बोल के रखते हैं किसको, सुभाष जी को, यानी ऑन द मेन फ्रंट पे जो है। और मेन फ्रंट पे कौन होता है, इनेट इम्यूनिटी। तो मेमोरी टी सेल्स पहले से ही, ठीक है, मेमोरी टी सेल पहले से क्या करते हैं, एक केमिकल स्टिमुलेशन, ठीक है, ठीक है, केमिकल स्टिमुलेशन, ये पहले ही नॉन स्पेसिफिक किलर्स यानी इनेट इम्यूनिटी को एक्टिवेट करके रखते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कि अगर सेकंड टाइम आता है तो हमें अंदर तक आना ही नहीं है, हम पहले सुभाष जी को बोल के रखेंगे कि ये बंदा है, इसको ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे इसके, इसको अंदर आने ही नहीं देना, एंट्री नहीं करने देना। तो इनेट इम्यूनिटी को इसने पहले से एक्टिवेट करके रखा है। नाउ दिस नॉन स्पेसिफिक किलर्स यानी इनेट इम्यूनिटी, ये क्या करेगी, किल करेगी बैक्टीरिया को, समझे। और इन नॉन स्पेसिफिक किलर्स में कौन कौन से हैं, मैक्रोफाजेस जो ऑलरेडी दीवार पे ही खड़े हैं, देखो बॉडी कितना अच्छा काम करती है, मैक्रोफाजेस है, नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये सब इनेट इम्यूनिटी है। तो यार सेकंड टाइम पे सेकेंडरी रिस्पॉन्स वाई दिस इज सो क्योंकि नेहा मैम ने पहले से ही सुभाष जी को बोल के रखा भी अच्छा वो अंदर एंटर कर भी गया, अगर वो अंदर एंटर कर देता है तो ये जो आपके सेल्स है ना, मेमोरी साइटोटॉक्सिक फ्यूचर इन्फेक्शन, ये उसको ख़त्म कर देंगे। अच्छा अगर इससे भी फेल हो जाता है तो देखो और भी कितना इंपॉर्टेंट है, ये मेमोरी हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, ये मेमोरी हेल्पर सेल्स आर गोइंग टू एक्टिवेट योर बी सेल्स, दिस मेमोरी हेल्पर सेल्स, ये किसको एक्टिवेट कर रहे हैं, इसको, ये जो ये वाला था ना, इसको, सॉरी इसको नहीं, इसको एक्टिवेट कर देंगे, इन बी सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे। ये बी सेल्स ऑलरेडी इसको एक्टिवेट करेगा और अपना काम करना जो है वो शुरू कर देगा। समझे कि नहीं समझे, गॉट इट। दिस इज हाउ योर सेकेंडरी रिस्पॉन्स आर मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑलरेडी आपके पास सब कुछ है। पहले इसी पे रोका जाएगा, कोशिश की जाएगी कि हम इनेट इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर दें। इनेट इम्यूनिटी पहले से स्टिमुलेशन पे है, स्टिमुलेशन है यानी एंटर करता है, उसके पास ऑलरेडी केमिकल स्टिमुलेशन है, वो ये एक्टिवेट करती है। अगर ये फेल हो गया तो आप इसके थ्रू मार सकते हो, अगर ये भी फेल हो गया तो आप इसके थ्रू मार सकते हो, अगर ये भी फेल हो जाता है तो ये इसको मैसेज भेज देगा, तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी और प्रिपेयर हो जाएंगे। तो फर्स्ट डिफेंस, सेकंड डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ऑल आर सेट। और ये पूरी कोशिश की जाती है कि भाई किसी भी तरीके से आप अंदर मत, आपको एंट्री नहीं मिले। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है पर्टिकुलर बैक्टीरिया, ये मान लीजिए कि ये टाइफाइड के लिए, तो ये सैल्मोनेला टाइफाई के लिए बनी होगी। तो जब तक बच्चा उसको देखेगा ही नहीं, उसको समझेगा नहीं, बॉडी उसको नहीं कर सकती है ना, अंडरस्टूड। तो इनेट इम्यूनिटी जब बच्चा पैदा हो रहा है तो वो नॉन स्पेसिफिक है, वो हर एक के लिए लड़ेगी और वो कमज़ोर होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बहुत ताकतवर होती है। हमें जो पोलियो के इंजेक्शंस लगते हैं, पोलियो के वैक्सीन्स लगते हैं, वो यही तो हैं। पोलियो के वैक्सीन्स में हम क्या करते हैं, हीट किल्ड एंटीजन अंदर डालते हैं। ये हीट किल्ड एंटीजन क्या करेगा, उसको थोड़ा ना पता ये हीट किल्ड है, तो बॉडी वो हीट किल्ड एंटीजन टी सेल को पकड़ेगा, टी सेल स्टार्ट कर देगा, फिर थोड़ी देर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएगी। अब अगर असली वाला वायरस आ गया अगली बारी तो ये ऑलरेडी प्रिपेयर होगा। और मतलब बेसिकली जब हमने पोलियो वायरस को बॉडी में डाला हीट किल्ड करके, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, ये सब प्रिपेयर करवाने में हेल्प कर रहा है, सब प्रिपेयर हो रहा है, सब कुछ प्रिपेयर हो रहा है, एंटीबॉडीज सब कुछ प्रिपेयर हो रहा है। अब जब असली में पोलियो आएगा तो हमारे पास ऑलरेडी क्या होगा, एक्टिव इम्यूनिटी, ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी और हम पोलियो के वायरस से बच सकते हैं। अंडरस्टूड। सर बहुत सारे वैक्सीन्स
इस तरह से बात करते हैं कि आपको हमने ऐसे वैक्सीन को हम फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन मतलब आप क्या करोगे, या तो किसी भी चीज़ को, किसी भी पैथोजन को हीट किल कर दो, या इसको वीक कर दो। वीक का मतलब होता है एट्यूनेटेड, या उसका कोई प्रोटीन पार्ट डाल दो, मतलब शरीर को एक बारी उसको शक्ल दिखा दो उसकी, वो अपने हिसाब से करेगा। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में व्हाट यू डू, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में व्हाट यू डू, आप कोई प्रोटीन का हिस्सा डाल देंगे, तो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन होती है। थर्ड जनरेशन वैक्सीन में आप बायोटेक का यूज़ करते हो, आरडीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, तो ठीक है, तो ये वैक्सीन होती है। अब आपके पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी। तो मैं एंटीबॉडी का नाम ले रही हूँ, तो एंटीबॉडी है क्या? एंटीबॉडी हमारे बॉडीज में एंटीजन के थ्रू बनती है। इट डिपेंड्स अपॉन एंटीजन और उसके प्रति एंटीबॉडी बनती है। माँ से हम ऑलरेडी एक एंटीबॉडी लेते हैं, IgA एंड IgG, ये ऑलरेडी हमारे पास आती है ना, एक ब्रेस्ट के थ्रू आती है, एक प्लेजेंटा के थ्रू आती है। तो ये एक तरीका हो गया नेचुरल पासिव इम्यूनिटी का। व्हाट इज़ नेचुरल पासिव इम्यूनिटी? जो बनी बनाई रेडीमेड हमारे पास माँ की तरफ से आ रही है, इंजेक्शन के थ्रू नहीं, माँ की तरफ से आ रही है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हमें किससे मिल रही है? माँ से। बाकी तो बाद में जब बनेंगी तो उसके हिसाब से बनेंगी। ये दो हमारे पास होती है। तो ये एंटीबॉडी है क्या? एंटीजन आपको समझा दिया। अगर कोई एंटीजन है, एंटीजन एनी पार्टिकल, इट कुड बी वायरस, इट कुड बी बैक्टीरिया, इट कुड बी प्रोटोजोआ, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एन एलर्जेंट, कुछ भी एंटीजन हो सकता है। एंटीजन के ऊपर मैंने आपको एक डायग्राम बनाया, उसमें मैंने मान लीजिए एंटीजन है, तो इस एंटीजन के ऊपर यू हैव दिस येलो पोर्शन। पूरा एंटीजन रिकॉग्नाइज कभी नहीं होता है, ठीक है। एंटीजन का कुछ हिस्सा रिकॉग्नाइज होता है एंटीबॉडी के थ्रू, और जो हिस्सा रिकॉग्नाइज होता है उसे हम बोलते हैं एपिटॉप। तो एंटीजन पे क्या होते हैं? एपिटॉप्स ऑन एंटीजन। अब इसको रिकॉग्नाइज करना है, वो करते हैं हम किसके थ्रू? एंटीबॉडीज के थ्रू। तो एंटीबॉडीज इसके ऊपर आके लग जाती है ऐसे। एंटीजन को AG करके भी लिखते हैं, ठीक है। दिस इज योर एंटीबॉडी, ठीक है। अब मैं इस एंटीबॉडी को ड्रॉ करूंगी। एंटीबॉडी बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको 2 मार्क्स में आता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, 2 मार्क्स, ठीक है। इसको हम लिखते हैं ऐसे, एंटीबॉडी को H2L2, H माने हैवी, L माने लाइट, ठीक है। ठीक है, तो मेरे साथ ड्रॉ करो। ये जो रेड वाला पोर्शन है ये आपका हैवी पोर्शन है, और ये ब्लू वाला पोर्शन लाइट है। ऐसे होता है ये। दिस इज योर लाइट चेन एंड दिस इज योर हैवी चेन। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? ये हिस्सा रिकॉग्नाइज करेगा एंटीबॉडी, ये हिस्सा करेगा, और एंटीबॉडी का कौन सा पोर्शन हिस्सा रिकॉग्नाइज करेगा? ये वाला, ये जो मैंने डिवाइड कर दिया ना, ये वाला पोर्शन, इसे बोलते हैं पैराटॉप। अब भाई एपिटॉप ये आपका आएगा एंटीजन,
और इस पे ये आ गए एपिटॉप. Now these epitopes is recognized by your paratops. This is your antigen. This is your epitope. तो ये जो हिस्से हैं ना, ये हमेशा वेरिएबल हिस्से होते हैं. वेरिएबल का मतलब हो गया, बैक्टीरिया कुड बी सैल्मोनेला टाइफाई, बैक्टीरिया कुड बी ट्यूबरक्लोसिस, प्रोटोजोआन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो ये जो हिस्से हैं ये वेरिएबल रखे जाते हैं कि पर नीचे वाले हिस्से कांस्टेंट होंगे. मतलब ये जो हिस्सा है, दिस इज योर लाइट. देखो आप सबको पता है प्रोटीन में 2 टर्मिनल्स होते हैं. एक होता है एन टर्मिनल, सी टर्मिनल. स्टार्टिंग वाला एन होता है, फिर सी टर्मिनल आता है. वैसे यहाँ पे भी एक एन टर्मिनल होगा, ये सी टर्मिनल होगा. ठीक है. पैराटॉप समझ आया, एपिटॉप समझ आया, ये हिस्से समझ आया क्यों वेरिएबल है. तो इसको हम लिखेंगे दिस इज योर हैवी वेरिएबल, दिस इज योर लाइट वेरिएबल. समझे? हैवी चेन वेरिएबल, लाइट चेन वेरिएबल. यहाँ पे भी आपके पास दिस इज योर एलवी, दिस इज योर एचवी. ये जो हिस्सा है दिस इज हैवी कांस्टेंट, हैवी कांस्टेंट. दिस इज अगेन हैवी कांस्टेंट, दिस इज अगेन हैवी कांस्टेंट. ठीक है. ये ब्लू वाला हिस्सा इज लाइट कांस्टेंट, दिस इज योर लाइट कांस्टेंट. अब इसमें 2 हैवी चेन्स हैं, 2 लाइट चेन्स हैं. ठीक है. दैट इज इसका नाम रखा गया H2L2. ठीक है. इनको आपस में जोड़ के कैसे रखा जाता है? इनको आपस में जोड़ के रखने वाली है सल्फाइड बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. कौन सी बॉन्ड्स? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. तो ये ग्रीन पोर्शन दिस इज योर, अरे तो दिस इज योर डाइसल्फाइड बॉन्ड. ये आपस में जोड़ रहा है डाइसल्फाइड बॉन्ड. जहाँ जहाँ मैंने ग्रीन पोर्शन है सब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं जो इनको आपस में जोड़ के रख रही हैं. ठीक है. ठीक है. ये जो पूरा सेगमेंट है, ये जो कांस्टेंट वाला सेगमेंट है, कांस्टेंट, दिस इज लाइट कांस्टेंट, दिस इज लाइट कांस्टेंट, दिस इज लाइट वेरिएबल. ये जो कांस्टेंट रीजन है, चाहे वो हैवी का चाहे वो लाइट कांस्टेंट का, इसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइज. ये जो नीचे वाला पोर्शन मैं बना रही हूँ, ये वाला, दिस इज योर फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइज, दिस इज FC. ठीक है. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 10 11. नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कितनी है इसमें? 16. नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इज इक्वल टू 16. कितनी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं? 16. तो दिस इज योर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर. ये 2 नंबर में आएगा. मैं फिर से बता रही हूँ, रेड पोर्शन इज फॉर हैवी चेन, ब्लू पोर्शन इज फॉर लाइट चेन. ये जो हिस्से हैं, ये जिसमें मैंने ब्लू ऐसे ऐसे किया, ये आपको वेरिएबल रखने हैं. ठीक है. तो आधा हिस्सा हैवी चेन का वेरिएबल में जाएगा, आधा हिस्सा लाइट चेन का वेरिएबल में जाएगा. इसको ड्रॉ करो, ड्रॉ करके ही अंडरस्टूड होगा, पर सुनने से कुछ नहीं होगा. ठीक है. अब हम देख लेते हैं कितनी तरह की एंटीबॉडी है आपके शरीर में. 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी. मैंने इसको कैसे याद रखा है? गेम डी करके. IgG, IgA, IgM, IgE, IG डेल्टा. ठीक है. G से गामा है, A से अल्फ़ा है. ठीक है. तो IgG जो है वो मोस्ट एब्यूडेंट आपके शरीर में पाई जाती है और क्रॉस प्लेजेंटा. ठीक है. और ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स में बहुत काम आती है.
IgA सिक्रीटरी एंटीबॉडी, सिक्रीटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि फ्लूइड में होती है, जैसे दूध में होती है, मिल्क में होती है, तो इसे हम बोलते हैं सिक्रीटरी एंटीबॉडी। ठीक है, ये कोलेस्ट्रम में होती है, कोलेस्ट्रम सबको पता है। ठीक है, ये ऐसी होती है इस तरह से। ठीक है, IgM सबसे बड़ी एंटीबॉडी है। दिस इज योर लार्जेस्ट एंटीबॉडी। ये पेंटामर होती है, 5 होते हैं ऐसे। यानी इसमें कितने पैराटॉप हुए बताओ, गिन के बताना मुझे, मैं स्कूल में पूछूंगी। काउंट द पैराटॉप्स इन इट, नंबर ऑफ पैराटॉप्स कितने होंगे इसमें। ठीक है, लार्जेस्ट है। और ये प्राइमरी रिस्पॉन्स में हेल्प करती है बहुत ज़्यादा। फिर आती है IgE, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, इसका इतना वो नहीं है, इतना याद रखिए। ये एलर्जी में बहुत करता है, जब एलर्जी होती है तो IgE एंटीबॉडी एक्टिवेट होती है। फिर आती है IgD। कुछ बातें और लिख लो, जैसे IgM एंटीबॉडी है, ये रिस्पॉन्स बनाती है, एक्स्ट्रा है सब कुछ, रिस्पॉन्स टूवर्ड्स ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, ठीक है। जो आपका लाइट चेन है, ये जो ब्लू वाला लाइट चेन, ये 25,000 डाल्टन का है। ठीक है, ये जो फ्रेगमेंट है, ये वाला दिस इज कॉल्ड FAB फ्रेगमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? FAB फ्रेगमेंट, FAB। तो 2 FAB फ्रेगमेंट होंगे आपके एंटीबॉडी में और 1 C फ्रेगमेंट। नीचे वाला जो फ्रेगमेंट है C फ्रेगमेंट, एक ही फ्रेगमेंट है ये पूरा, इसको एक में ही मानोगे आप, ये एक है, बट ये 2 अलग हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना। ठीक है, ठीक है। IgA एक डायमर है। ठीक है, बनाया मैंने ये। IgA इज ए डायमर फ्रॉम सीबम। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? कोलेस्ट्रम में, सीबम में, सिमिन में, टीयर्स में, ठीक है, ओवर म्यूकस मेम्ब्रेन, स्वेट में, ऑफ नोज म्यूकस मेम्ब्रेन, नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन में, थ्रोट के म्यूकस मेम्ब्रेन में, बक्कल कैविटी के म्यूकस मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो ये वहाँ पे हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये जो IgA है, ये हमें क्या करता है? गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सहेल्ड एंड इनहेल्ड पैथोजेंस। ये लिख लीजिए चीज़ें, सब आपके कॉम्पिटिटिव के लिए हैं, एक्स्ट्रा है मतलब। ठीक है, ठीक है। एंटीबॉडी को किसने डिस्कवर किया था? एमिल वॉन बेहरिंग ने। एमिल वॉन बेहरिंग। ठीक है,
ठीक है। IgD इज अ मोनोमर ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल्स, ये बी सेल्स की सरफेस पे होता है, ठीक है बेटा। तो ये जो मैंने लिखा है ये लिख लो। कुछ चीज़ें लिख लो, जैसे मोनोसाइट है, लार्जेस्ट WBC, मोनोसाइट ही लार्ज होता है और मैक्रोफाज बनता है, ठीक है। फिर आपके पास एक शब्द मैंने बोला वर्ड, दैट इज योर MHC मॉलिक्यूल्स। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, HLA। ये हर सरफेस पे होता है, ऑल सेल सरफेसेस फॉर एक्वायर्ड प्रोटीन, फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी मतलब हो गया जो भी आएगा उसकी कंपैटिबिलिटी चेक होगी, इम्यूनिटी, ठीक है। ये एंटीजन प्रेजेंटेशन करता है, MHC दो तरह का है, MHC1, MHC2। ठीक है। MHC1 ऑलमोस्ट हैव ऑल सेल्स, सबके पास होगा ऑल सेल्स एक्सेप्ट RBC। ठीक है, RBC के अलावा सबके पास होगा। अभी आप पेज नंबर निकालो 151, वहाँ लिखा हुआ है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो यहाँ से पढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये क्वेश्चन पिछले साल आया है। क्या लिखा है वहाँ पे, सब NCERT खोल के बैठो, और मेरे पास पेज नहीं है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक, तो पहला ही उन्होंने आपको लिख दिया, लिखो 151 पेज खोल लो, इज पैथोजन स्पेसिफिक। इट इज़ करेक्टराइज बाय द मेमोरी, ये मेमोराइज करता है। दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूसेज अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज़ ऑफ लो इंटेंसिटी। सेकेंड इनकाउंटर पे सेम पैथोजन एक हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स करता है, जिसे हम एनामिस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है 8.4 पे, देखो एंटीबॉडी N लिखा होगा, दैट इज़ N टर्मिनल, N की जगह लिखिए एंड। हर अमीनो एसिड के दो टर्मिनल होते हैं, एक N टर्मिनल और एक C। N और C का मतलब है टर्मिनल्स, N टर्मिनल एंड C टर्मिनल, एवरी अमीनो एसिड हैव, यानी एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स हम एंटीबॉडी को बनाते हैं, प्रोटीनेशियस होती है। जहाँ SS लिखा है दैट इज योर सल्फाइड सीक्वेंस। ये देखो डायग्राम, कैन यू सी दिस डायग्राम, इसको लेबल कर लो। क्या लिखा, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स। इसका अलग से वीडियो है, देख लेना। जो B लिम्फोसाइट्स है produces an army of proteins in response to pathogen into our body which fight against them. These proteins are known as antibodies. तो ये है एंटीबॉडी। ये जो सेक्शन है दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसे हम बोलते हैं पैराटॉप, लेबल कर लो, ठीक है। ये जो सेक्शन होता है बच्चे, ये वेरिएबल सेक्शन है, तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है वो कैसा सेक्शन है, वेरिएबल सेक्शन है। तो इफ़ यू, तो ये जो चेन है, ये वाली पूरी चेन, दिस इज़ योर हैवी चेन, दिस सेक्शन, दिस इज़ योर हैवी चेन, दिस इज़ योर लाइट चेन, ठीक है। तो दो हैवी चेन्स हैं, दो लाइट चेन्स हैं, तो दिस इज़ H2L2,
Okay, one light chain, this is another light chain, this is one heavy chain, this is one heavy chain, तो H2L2 हो गया. ठीक है. उसके बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड ये लाइट चेन है, ये लाइट चेन का ये हिस्सा इट इज़ मेड अप ऑफ 108 अमाइनो एसिड्स. लिख लो, मैंने लिखा हुआ है 108 अमाइनो एसिड्स. और ये लाइट चेन है और ये वेरिएबल रीजन है, यानी ये भी लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है. गॉट इट. ये लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन है, ये लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन है विच इज़ मेड अप ऑफ 25,000 डाल्टन का इसका भार है. ये जो सेक्शन है, ये जो इन्होंने ब्लू से बनाया है, दिस इज़ योर हैवी चेन. ये हैवी चेन है बट ये वेरिएबल है. दिस इज़ हैवी वेरिएबल. ये जो पूरा सेक्शन नीचे को जा रहा है, ये वाला, ये सारा हैवी चेन का है और ये सारा वेरिएबल है. तो दिस इज़ योर हैवी वेरिएबल, हैवी वेरिएबल. ठीक है, ये ड्रॉ करके लेबल करके आना है. ये एन है, दिस इज़ योर एन टर्मिनल. एवरी अमाइनो एसिड हैव टू एंड, स्टार्टिंग इज एन, लास्ट इज सी टर्मिनल. एन टर्मिनल, एक साइड पे एन टर्मिनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे एन एच ग्रुप होता है, एक साइड पे सी ओ एच का सी आता है, दैट से हम उसको सी बोलते हैं. ऐसे याद रख लो. ठीक है. ये सारे के सारे डाइसल्फाइड ब्रिजेस है. तो मैंने 16 बनाए हैं, आप भी 16 ही बनाएंगे. गिन लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो 16 रीजन्स हैं. ये जो फ्रेगमेंट आता है, ये वाला फ्रेगमेंट, ये वन फ्रेगमेंट, दिस इज योर FC फ्रेगमेंट. C इज नॉट कॉन्स्टेंट. C का मतलब है क्रिस्टलाइज, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. दिस इज योर फ्रेगमेंट ऑफ एंटीबॉडी. एक ये हो गया, एक ये हो गया. ठीक है. दिस इज योर FAB. तो याद रखना, लिख लो 2 FAB फ्रेगमेंट, 1 FC फ्रेगमेंट. ठीक है. तो यहाँ देखो, B lymphocytes produces an army of proteins in response to pathogen into our blood to fight with them. इसे हम एंटीबॉडीज बोलते हैं. T cells themselves do not secrete antibodies but B cells को हेल्प करते हैं. मैंने बताया ना, वो T सेल में आएगा, फिर B सेल को एक मैसेज जाएगा और वो एंटीबॉडी बनाएगा. मतलब अगर मुझे किडनी ट्रांसप्लांट करानी है, मैंने किसी भी रैंडम बच्चे की किडनी ले ली, तो वो मुझे मेरे शरीर में एज ए पैथोजन काम करेगी. तो मैक्रोफाज बोलेगा कि सर आप तो एक्सेप्टेड ही नहीं हो. मैक्रोफाज ने रिजेक्ट कर दी तो एंटीबॉडी कैसे बनेगा. तो अगर सबसे पहले जब आप ग्राफ्ट होता है, जैसे प्लास्टिक सर्जरी कर रहा है कोई, तो उसको उसकी थाई से ग्राफ्ट, मांस का टुकड़ा लेके उसके ऊपर लगाते हैं, तो ये ग्राफ्ट होता है. तो मेरे को किडनी कोई दे रहा है तो हम बायोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं ग्राफ्ट दिया जा रहा है ना. मैंने किसी से ग्राफ्ट लिया है. ठीक है. तो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाती है. क्यों? क्योंकि टी सेल उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. टी सेल, क्योंकि टी सेल बी सेल को एक्टिवेट कर रहा है, तो टी सेल का एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. समझ आए? मैंने बोला ना, सुभाष जी नेहा मैम को पकड़ा रहे हैं. सुभाष जी ने उधर से भगा दिया तो नेहा मैम तक तो बात ही नहीं पहुंचेगी ना. समझे मेरी बात? ये अंडरलाइन कर लेना बात मेरी. ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स हैव 4 पेप्टाइड चेन्स, 2 स्मॉल light chains, 2 heavy chains. An antibody is represented as H2L2. Different types of antibodies are produced in our body, IgA, IgM, IG, IgG, एक और लिख लो IgD, वो मैंने आपको बता दी. A cartoon of antibody is given in figure this because these antibodies are found in blood. कहते हैं एंटीबॉडीज ब्लड में पाई जाती है, एंड ब्लड इज अ फ्लूइड, हम इसको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं. दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स. एंटीबॉडी मीडिएट, क्या लिखा है इसने, आर एंटीबॉडी मीडिएटेड. द सेकंड टाइप इसको सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. तो 2 तरह का एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है. एक एंटीबॉडी मीडिएटेड, जिसे आप बी सेल बोलते हो. एंटीबॉडी मीडिएटेड के आगे लिखिए बी सेल मीडिएटेड, और ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स. तो 3 नामों से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ह्यूमोरल, बी सेल एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड. सेकंड टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज सेल मीडिएटेड, जिसको CMI में बड़ी बारी पूछेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म. वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन, अगेन लाइक हार्ट, ये सब हम ट्रांसप्लांट करते हैं. द ओनली रेमेडी टू इनेबल द पेशेंट, जब अंत हो गया तो हम सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं. देन अ सर्च बिगिंस टू फाइंड अ सूटेबल डोनर. Why is that?
द ऑर्गन्स कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम जस्ट एनी बॉडी, तो आपको पता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है, लिख लीजिए, बिकॉज ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, देखो ग्राफ्ट्स क्या होते हैं? ग्राफ्ट्स होते हैं जो हम किसी से, जैसे किडनी किसी से ले ली, ठीक है, या किसी से, ये होता है ग्राफ्ट, किडनी का लेना, लीवर का लेना, अपने से ले लो, चाहे अपने प्लास्टिक सर्जरी हो रही है तो वहाँ से मांस का टुकड़ा उठा के लगाना, किसी को आग लग गई तो वो मांस का टुकड़ा, वो जो एक्स्ट्रैक्ट जो आपको आ रहा है, ग्राफ्टिंग पढ़ी है ना हमने, कमल एक रोज़ की टुकड़ा तोड़ दे दूसरी, ग्राफ्टिंग में यही होता है। ग्राफ्ट फ्रॉम सच जस्ट एनी सोर्स एन एनिमल और अदर ह्यूमन बींग्स कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट्स वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। टिश्यू मैचिंग, blood group matching are essential undertaking of any graft transplant even after the patient take immune response all her life। अगर किसी ने किडनी ले ली है तो ऐसा नहीं कि मेरा बी ब्लड ग्रुप है और किसी का बी ब्लड ग्रुप मैंने किडनी दे दी, तो किडनी कभी भी बॉडी, क्योंकि वो उसकी नहीं है, कभी भी 100% मैचिंग नहीं होती है, तो बॉडी हम इम्यून सप्रेसेंट देते हैं, और इम्यून सप्रेसेंट कौन सा देते हैं? साइक्लोस्पोरिन। और ताउमर उस बेचारे जिसने किडनी ली है उसको वो दवाई खानी पड़ेगी ताकि इम्यून रिस्पॉन्स कभी इतना एक्टिवेट ना हो, और क्योंकि एक्टिवेट हो गया किडनी कभी भी रिजेक्ट हो सकती है। जब तक मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं है ना, तब तक सारी उम्र दवाई लेनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं है, ठीक है। द बॉडी इज़ एबल टू डिफर सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, क्योंकि कहता बॉडी आपकी बहुत सियानी होती है, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचान लेती है। द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज़ फॉर द ग्राफ्ट रिस्पेक्शन, याद रखना, क्योंकि सेल मीडिएटेड सबसे पहले टी सेल ही आता है, फिर वो एंटीबॉडी बनाएगा, अगर टी सेल ने रिजेक्ट कर दिया तो एंटीबॉडी रिजेक्ट हो जाएगी, आपको ये याद रखना है। अंडरस्टूड? बाकी सारा हमने शायद पढ़ा है, तो इसको करो, फिर 2 वीडियोस भेजूंगी, आराम से देखो, यू हैव छुट्टियाँ, जब वापस आओगे तो हम इसको NCERT से पढ़ेंगे, ठीक है।